नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम आवास पर धामी ने सुनी जनता की समस्याएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे उत्तराखंड समेत 11 राज्यों को सौगात। 75 बुनियादी ढांचे परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री भी होंगे वर्चुअली शामिल। देहरादून में ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। छात्र छात्राओं से की नशे से दूर रहने की अपील। राष्ट्रीय खेलों के साथ ओली विंटर गेम्स की तैयारी शुरू। पर्यटन विभाग ने बनानी शुरू की कार्य योजना। इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जा रहा दुरुस्त। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी आज। अहंकार रूपी दशानन का होगा दहन। बाजारों में हो रही पुतलों की बिक्री। उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया में हुई बर्फबारी। मैदानी एरिया में बड़ी ठंड। मौसम शुष्क। पिछले 2 दिन में पारे में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी। कुछ जिलों में हल्की बारिश के आसार। सिक्किम के और इसी बीच लिए चलते हैं सिक्किम के गंगटोक, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का ये विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर उठना अच्छा लगता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से निवेदन करता हूं कि 75 परियोजनाओं का लोकार्पण करके राष्ट्र को समर्पित करने की कृपा करें। धन्यवाद महोदय। हम संस्कृति के सजग पाठक हैं। सदा सफर करने वाले, तूफान, बवंडर, चट्टानों में सदा समर करने वाले, विकसित राष्ट्र बनाने का अब ये संकल्प हमारा है। धरती से उस अंबर तक अब भारत का जयकारा है। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे इस शुभ अवसर पर अपने बहुमूल्य वचनों से हम सभी का हौसला बढ़ाते हुए हमारा मार्गदर्शन। हमारी कमिटमेंट के एक बहुत बड़े प्रतीक हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत की जो परिकल्पना की है, उसकी राह इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के निर्माण से होकर ही गुजरती है। इसके लिए मैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ओर से ढेर सारी हार्दिक बधाइयां देता हूं। लगभग 2 साल पहले मैंने ऐसे ही बीआरओ के 75 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया था। तब हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए थे। आज फिर 75 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने के लिए आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। साथियों, इस 75 नंबर से आपका क्या लगाव है मुझे यह तो नहीं मालूम, पर मैं एक टीचर रह चुका हूँ और टीचर के लिए 75 नंबर का मतलब होता है डिस्टिंक्शन मार्क। इसलिए आप लोगों ने इन दिनों में जो 75 प्रोजेक्ट्स का होमवर्क किया है हमारे वीआरओ ने, उसका तो इनाग्रेशन मैं कर रहा हूं। साथ ही इस होमवर्क के लिए आपको डिस्टिंक्शन मार्क भी देता हूं। एक्सीलेंट काम किया है आप लोगों ने, इसमें कहीं दो मत नहीं। साथियों, हम जानते
और आप सुन रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान प्रदेश भर से आए हर वर्ग के लोगों, महिलाओं एवं पूर्व सैनिकों, किसानों ने मुख्यमंत्री से भेंट की। इस अवसर पर लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याएं मुख्यमंत्री को बताई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की समस्याओं का शीर्ष प्राथमिकता पर निदान किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं का निस्तारण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तराखंड में देहरादून के परेड ग्राउंड में आज होने वाले दशहरा मेले को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस मौके पर ग्राउंड में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले लगाए गए हैं। कार्यक्रम में कई वीआईपी लोगों के शामिल होने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आयोजकों के मुताबिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। रावण की लंबाई चौड़ाई ऑलमोस्ट वैसी ही रहती है जैसी हमेशा थी। पिछली बार सिर्फ एक अपवाद स्वरूप हम कह सकते हैं, जिसमें 128 फीट का रावण उस समय लगभग बनाया गया था। लेकिन 77 वर्षों में जो भी रावण की लंबाई रही है, ये उसी के आसपास की है। 65 फीट है, 60 और 55 फीट। दशहरा के लिए जैसे सामान्य रूप से तैयारियां रहती हैं, बैरिकेडिंग की और मुख्य अतिथि और जनता के आवागमन का रास्ता तय होना। कुछ हमारे कार्ड धारक रहते हैं जिनके लिए इधर ब्लॉक बनाया गया है, उनके लिए रास्ता कौन सा रहेगा। तो ऑलमोस्ट सभी तैयारियां लगभग पूरी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज दशहरे का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देहरादून के ग्राउंड में भी ये पर्व मनाया जाएगा। क्या कुछ समय रावण दहन का रहा है और खबरें हैं कि कई वीआईपी भी इसमें शामिल होने वाले हैं, तो क्या सीएम भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि पूरे उत्तराखंड के साथ साथ देश ही में दशहरे का जो पर्व है वो पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में दशहरे का सबसे बड़ा कार्यक्रम राजधानी देहरादून में आयोजित होता है और बन्नू बिरादरी के द्वारा इसे किया जाता है। आज जब शाम को दशहरे का पर्व मनाया जाएगा तो इस दौरान जो है रावण के पुतले का दहन किया जाएगा और साथ ही साथ इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद होंगे। ये इसलिए खास होता है क्योंकि उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में सबसे बड़ा दशहरा जो पर्व मनाया जाता है हालांकि 5 इलाकों में जो है कई नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हिमांशु की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तमाम जानकारी के लिए हिमांशु धन्यवाद। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शुक्रवार को ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। दीक्षांत समारोह में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के 17 अभ्यर्थियों सहित 2023 एवं 2024 बैच के कुल 8,245 अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर एवं स्नातक की उपाधि प्रदान की गई। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के जीवन की सबसे यादगार उपलब्धियों में से एक है। आज के दिन विश्वविद्यालय और इसके संकाय युवा छात्र एवं छात्राओं को जीवन की नई यात्रा शुरू करने के लिए स्नातक होते देखकर गर्व महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि यह समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी को समझने और इसे निभाने की प्रेरणा भी देती है। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय हमारे लिए ढेरों अवसर अपने साथ लाया है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में उपस्थित छात्र छात्राओं से किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि नशा देश और समाज के लिए बेहद ही घातक है। राज्यपाल ने कहा कि देश अपने इतिहास के एक निर्णायक मोड़ पर है।
उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के साथ साथ विंटर गेम्स भी होने वाले हैं, जिसके लिए पर्यटन विभाग की तैयारियां जोरों पर है। भारतीय ओलंपिक संघ ने 28 जनवरी से 14 जनवरी तक राष्ट्रीय खेलों का कार्यक्रम तय किया है, जिसके साथ प्रदेश में विंटर गेम्स भी कराए जाएंगे, जो हर साल ओली में कराए जाते हैं। इन खेलों के लिए पर्यटन विभाग ने अभी से ही योजना बनानी शुरू कर दी है और ओली के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जा रहा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि इस साल होने वाले विंटर गेम्स में पर्यटन विभाग स्कीइंग प्रतियोगिता के लिए रज्जू मार्ग और रोपवे की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के साथ साथ विंटर निश्चित रूप में जैसा कि आपने पूछा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उसकी तैयारियां हैं और हम चाहेंगे विंटर गेम्स के साथ साथ हम लोग जो है स्नो की, जैसे स्कीइंग हो गया और भी स्नो के जो हमारे पहाड़ों में स्कीइंग होती है उसको भी हम करें और उसके लिए जो प्रॉपर क्लाइमेट है और प्रॉपर उसके लिए व्यवस्था है, चाहे वो हमारे रज्जू मार्ग की हो, रोपवेज की हो, वो सब व्यवस्था की जा रही है। रुड़की में सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की। कलियर मेटाडोर अड्डे पर बड़े पैमाने पर सिंचाई विभाग की जमीन पर लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसको लेकर सिंचाई विभाग द्वारा अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस दे दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी अतिक्रमण न हटाने पर बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों में भगदड़ मची। सिंचाई विभाग की भूमि है, उसके ऊपर अस्थायी अतिक्रमण था, जो कलियर रूट शुरू होने से पहले जो था नोटिस देके उसको हटाया गया था, लेकिन कुछ लोग उसमें पुनः बैठ गए थे खोखे वगैरह रख के, तो उसको हटाया गया है, जिसकी सूचना हमने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब रुड़की को दी थी। उनसे कल आदेश मिला था कि कल जो है आप इसमें संयुक्त कार्रवाई करें, जिसमें सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश और राजस्व विभाग तहसील रुड़की और नगर निगम तीनों के द्वारा ये संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत खालगढ़ के छीड़ा खाल तोक में बरसों से पेयजल का भीषण संकट 12 महीने बना रहता है। 200 से लगभग की आबादी के लिए मात्र एक हैंडपंप है, जिस कारण छीड़ा खाल की छात्राओं का समय पढ़ाई में कम, पानी भरने में ज्यादा बीतता है। हैंडपंप में हर वक्त छात्र छात्राओं को पानी भरते देखा जा सकता है। इसके अलावा पंचेश्वर कोतवाली की पुलिस के जवान भी पेयजल समस्या से परेशान हैं। उन्हें भी इसी हैंडपंप के पानी से काम चलाना पड़ता है। हैंडपंप में बूंद बूंद पानी के लिए छात्राओं को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। छात्राओं व क्षेत्रवासियों ने बताया कि आजादी के 76 साल बीत जाने के बाद भी उन लोगों को पेयजल की सुविधा तक नहीं मिल पाई। हैं हम हमारे पानी की वजह से हमें पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, बहुत नुकसान होता है हमें पढ़ाई का। दिन भर इसी में रह जाते हैं, धूप भी नहीं देखते। और जब यहाँ 100-150 परिवार हैं, ढोरजा छिड़ाखाल डिस्ट्रिक्ट चंपावत से हैं हम। उत्तराखंड में मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आने के आसार हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक सुबह और शाम के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बाद से मौसम शुष्क बना हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों में कभी कभी हो रही बारिश ने ठंडक बढ़ा दी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में दिन के समय गर्मी के तेवर बरकरार हैं। ज्यादातर क्षेत्रों में दिन के समय चटक धूप खिल रही है। हालांकि सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस की जाने लगी है। पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह के समय से ठिठुरन होने लगी है। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड डाइट डीएलएड प्रशिक्षु शिक्षकों के शिष्टमंडल ने हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश से उनके हल्द्वानी स्थित निज आवास पर मुलाकात की। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उनके साथ हो रहे अन्याय को लेकर मुलाकात की और ज्ञापन दिया। विधायक सुमित ने कहा कि उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ भाजपा की आदत बन गई है। पहले भर्ती घोटालों ने युवाओं के सपने चकनाचूर किए, फिर पोस्ट ऑफिस में बाहरी युवाओं की नियुक्तियों से उत्तराखंड के युवाओं को छला। अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रदेश के बाहर के युवाओं को वरीयता देने से फिर से उत्तराखंड के युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने का कार्य किया जा रहा है।
राजधानी देहरादून के सशस्त्र धारा रोड स्थित आईटी पार्क में सेब महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सेब से लेकर कीवी, पहाड़ी खाद्य पदार्थ सहित कई उत्पादों का स्टॉल लगाया गया। इन स्टॉलों पर पहाड़ी ऑर्गेनिक उत्पादों को लेकर के लोगों में भारी उत्साह देखा गया। इस अवसर पर नाबार्ड के सीजीएम पंकज यादव ने कहा कि उत्तराखंड में सेब का बहुत उत्पादन होता है और यहाँ की सेब की क्वालिटी भी अच्छी है। उत्तराखंड के सेब लोगों की नजरों में आए और इसको एक बाजार मिले, इसके लिए नाबार्ड द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। नाम से पता चल रहा है सेब महोत्सव, तो उत्तराखंड के अंदर सेब काफ़ी हो रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का सेब होता है। उस सेब को एक मार्केट मिले और लोगों की नज़रों में आए, उसको बढ़ावा मिले, उसका एक छोटा सा प्रयास नाबार्ड कर रहा है। नाबार्ड इन एरियाज़ के अंदर पहले तो ऑर्चार्ड देता है, जिसमें कि सेब और बाकी अन्य फलदार पौधे दिए जाते हैं, जिनसे कि उत्पादन होता है, और उसके विपणन के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा नाम से पता चल रहा है सेब महोत्सव 1.0, तो ये पहला ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं। ये अभी थोड़ा छोटे स्केल पे हो रहा है, पर इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। इसके अंदर हम सरकार का साथ लेंगे, हमारे बैंकर साथियों का साथ लेंगे, आप सबका भी हम लोग इसमें साथ लेंगे, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, उनको बढ़ावा मिले। उत्तराखंड डायट राजधानी देहरादून के सशस्त्र धारा रोड स्थित आईटी पार्क में सेब महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सेब से लेकर कीवी, पहाड़ी खाद्य पदार्थ सहित कई उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉलों पर पहाड़ी ऑर्गेनिक उत्पादों को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। इस अवसर पर नाबार्ड के सीजीएम पंकज यादव ने कहा कि उत्तराखंड में सेब का बहुत उत्पादन होता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और जीत की हैट्रिक लगाकर सरकार बना रही है। इसी बीच अब हरियाणा की राजनीति में उत्तराखंड वाली रणनीति की चर्चा तेज हो गई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी को उत्साहित करने वाला परिणाम दिया है। तमाम एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करते दिख रहे थे, लेकिन जनादेश पार्टी के पक्ष में आया। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम ने भारतीय जनता पार्टी की बदली रणनीति पर मोहर लगा दी है। लेकिन इसी बीच चर्चा उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान हुए बदलावों की हो रही है। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा से करीब 6 माह पहले प्रदेश के नेतृत्व में बदलाव किया गया था। सीएम तीरथ सिंह रावत को हटाकर पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा चेहरों को प्रदेश का नेतृत्व दे दिया। उत्तराखंड के चुनावी मैदान में उतरकर समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐसा दावा किया कि पार्टी के खिलाफ बन रहे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को मात दे दी। पार्टी ने 70 में से 43 सीटों पर जीत दर्ज कर लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। उत्तराखंड में 2017 से 2022 के बीच 3 मुख्यमंत्री बदले गए। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम बने, इसके बाद तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया गया। जुलाई 2021 में भाजपा को उन्हें भी हटाना पड़ा। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन गए। 3 जुलाई 2021 को उन्होंने उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही पार्टी ने 45 साल के युवा चेहरे पर भरोसा दिखाकर प्रभावित कर दिया कि एक अलग नेतृत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है। धामी फैक्टर का असर यह रहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बाद भी भाजपा ने 44.30% वोट शेयर के साथ 47 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस 37.9% वोटों के साथ 19 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। वहीं बात करें हरियाणा विधानसभा चुनाव की, तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड जैसी ही रणनीति अपनाई और सफल हुए। हालांकि कांग्रेस हरियाणा की जीत पर भी सवाल उठा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आरोप है कि बीजेपी ने हरियाणा में एक राजनीतिक चतुराई और किसी एक विशेष समूह के खिलाफ भावना बना करके हरियाणा का चुनाव जीता है। मैंने कहा न कि आप विद्वेष की राजनीतिक चतुराई कर सकते हैं। आप किसी एक सामाजिक समूह के खिलाफ भावना बना करके चुनाव को जीत सकते हैं, लेकिन जो आम भावना थी वो कांग्रेस की जीत की भावना थी और उस भावना को वो भावना लोगों के मन में आज भी है। और आज यदि कोई हरियाणा में जाए तो लोगों को ये लगेगा कि ये नतीजा क्या है।
भाई कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर भाजपा भी कांग्रेस पर चुटकी लेने में पीछे नहीं हट रही है। भाजपा की महिला मोर्चे की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज ने कांग्रेस पर निशाने साधते हुए कहा कि कांग्रेस की पुरानी आदत है, जो अच्छा होता है उसे एक्सेप्ट करती है और जब नतीजे उसके फेवर में नहीं आते तो वह ठीकरा ईवीएम पर फोड़ती है। अभी वो कर्नाटका में जीते तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, अभी वो जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में चुनाव के नतीजे आए उस पर उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन अगर हरियाणा में वो पहले से ही मानकर बैठे थे कि वो जीतने वाले हैं, तो उनको किसने कह दिया था कि वो जीतकर वहाँ आएंगे और वो मुख्यमंत्री वहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस का ही बनने वाला है। तो आप ये सोचिए, ये तो उन्होंने खुद से ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है, वो अपने खुद से ही उन्होंने ये सोचा हुआ था, उनको किसी ने कहा नहीं था, उन्होंने कोई जनता ने उनको बोला नहीं था कि हम किसको वोट देने वाले। तो देखिए वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेता ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि नेताओं का मनमुटाव और तालमेल न होना हार की एक बड़ी वजह है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हमारे बड़े नेताओं का आपस में तालमेल न होना पार्टी के लिए नुकसानदायक है। कुछ हद तक जो बात आप कह रहे हो वो उस पर निर्भर है। हरियाणा का चुनाव भी हमारे बड़े नेताओं का आपसी तालमेल न होना भी पार्टी के लिए नुकसानदायक है। जहाँ तक आपने उत्तराखंड का सवाल किया है, तो उत्तराखंड में प्रयास हो रहे हैं। आपने देखा होगा हमने समन्वय समिति की 2 बार बैठक की है, कोशिश की है कि सारे वरिष्ठ और कनिष्ठ नेताओं को साथ बिठाकर बातचीत करने का, आपसी मनमुटाव समाप्त करने का प्रयास किया है। उत्तराखंड की बात करें या हरियाणा चुनाव की, भाजपा ने अपनी रणनीति के जरिए जीत हासिल की, तो वहीं कांग्रेस की हार का कारण बड़े नेताओं में तालमेल न होना बताया। देखना यही होगा कि आगामी चुनाव में अब हरियाणा से सबक लेकर कांग्रेस किस रणनीति से जीत हासिल करती है। देहरादून से संवाददाता हिमांशु बरमोला की रिपोर्ट। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम आवास पर धामी ने सुनी जनता की समस्याएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी उत्तराखंड समेत 11 राज्यों को सौगात। 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का किया उद्घाटन। देहरादून में ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। छात्र छात्राओं से की नशे से दूर रहने की अपील। राष्ट्रीय खेलों के साथ ओली विंटर गेम्स की तैयारी शुरू। पर्यटन विभाग ने बनानी शुरू की कार्य योजना। इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जा रहा दुरुस्त। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी आज। अहंकार रूपी दशानन का होगा दहन। बाजारों में हो रही पुतलों की बिक्री। उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया में हुई बर्फबारी। मैदानी एरिया में बड़ी ठंड। मौसम शुष्क। पिछले 2 दिन में पारे में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी। कुछ जिलों में हल्की बारिश के आसार। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।